हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग नया टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली हमको सीरीज आरएलसी सर्किट का जो तीसरा पार्ट था रेजोनेंस, वो हम डिस्कस कर रहे हैं और उसी के थ्रू मैं क्वेश्चन भी बताने वाला हूँ आपको कि क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे होंगे। तो ये दिख ही भी रहा होगा आपको स्क्रीन पर कि डिराइव जेड, दैट इज जेड मतलब इम्पिडेंस होता है। आपको पता है जेड मतलब क्या होता है, इम्पिडेंस होता है ना। जेड मतलब इम्पिडेंस होता है और इम्पिडेंस डिराइव करना है सीरीज आरएलसी सर्किट के लिए। तो कैसे डिराइव कर रहे होंगे, देखो हम कैसे डिराइव कर रहे होंगे। सबसे पहले तो सीरीज आरएलसी सर्किट बना लो भाई। सीरीज आरएलसी सर्किट, आरएलसी सीरीज में है तो ये रहा आर, ठीक है, फिर हुआ एल और ये हुआ सी। हमने पहले भी डिस्कस किया बट फिर भी डिस्कस कर रहा हूँ एग्जाम क्वेश्चन कैसे आता है। ये सी हो गया और क्योंकि तीनों सीरीज में, ये तीनों सीरीज में हो गया और ये मैंने इसी सोर्स दे दिया, ठीक है, ये इसी सोर्स है आपका, ठीक है, ये प्लस और ये माइनस, ये हुआ आर, ये हुआ एल और ये हुआ सी, ठीक है, ठीक है। और यहाँ से करंट फ्लो हो रहा होगा आई, ठीक है, क्योंकि सीरीज है तो तीनों में करंट क्या हो रहा होगा, तीनों में करंट सेम फ्लो हो रहा होगा, ठीक। अब आपको पता ही है यार कि इसके अक्रॉस ड्रॉप हो रहा होगा दैट इज़ वी आर, इसके अक्रॉस जो ड्रॉप हो रहा होगा वी एल, अलग से डिस्कस किया हमने। नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो देखें तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक। तो हम बता रहे हैं क्या कि हम पहले बताएंगे कि आर एल और सी ये किस में है, ये सीरीज़ में है, ठीक है। और इसके लिए जेड नॉट निकालना है। तो जेड नॉट कैसे निकालेंगे, ठीक है, सीरीज आर सीरीज़ में है और जिसको हमने एसी सोर्स से कनेक्ट किया है। ये थ्योरी में पूरा लिख रहे होंगे जो मैं बोल रहा हूँ। अब हम क्या कर रहे हैं, इस सर्किट में केवीएल अप्लाई कर रहे हैं। इस सर्किट में हमने क्या किया, केवीएल अप्लाई किया। तो जैसे ही केवीएल सर्किट में अप्लाई करेंगे तो आपको पता है ये करंट फ्लूम क्या आएगा, माइनस वी को टच करेगा तो हम लिखते हैं वी इक्वल्स टू, है ना, रेजिस्टेंस के पास का वोल्टेज वी आर, है ना, सबके पास का वोल्टेज लिखना है और रेजिस्टेंस हमेशा इन फेज होता है दैट इज 0 डिग्री। फिर इंडक्टर की बात करें तो इंडक्टर वी एल लिख रहे हैं। इंडक्टर में, इंडक्टर मैंने बोला था एल, इंडक्टर तो क्या करता है, लैग करता है। लेकिन क्या लैग करता है, करंट लैग करता है वोल्टेज से कितने डिग्री से, 90 डिग्री से। लेकिन हम यहाँ क्या लिख रहे हैं, वोल्टेज लिख रहे हैं। तो करंट लैग करता है लेकिन वोल्टेज क्या करता है, लीड करता है। कन्फ्यूज नहीं होंगे आप, एक बार फिर से देख सकते हैं। वैसे ही वी सी लिखेंगे और कैपेसिटर क्या करता है, लैग करता है, सॉरी कैपेसिटर लीड करता है, लीड क्या करता है, सॉरी इंडक्टर लैग करता है। क्या लैग करता है, करंट लैग करता है वोल्टेज से। तो करंट लैग करता है लेकिन यहाँ लिख क्या रहे हैं, वोल्टेज, इसलिए +90। कैपेसिटर अगर ये लैग करता है तो ये क्या करेगा, लीड, और लीड क्या करेगा, करंट लीड करेगा किससे, वोल्टेज से। कितने डिग्री से, 90 डिग्री से लीड करेगा करंट। लेकिन हम लिख क्या रहे हैं, वोल्टेज लिख रहे हैं, करंट लीड करता है लेकिन लिख रहे हैं वोल्टेज, तो ये हो गया -90 डिग्री। ये मैंने बहुत बेसिक से समझाया है। आप सीरीज आरसी सर्किट, सीरीज आरएल सर्किट, सीरीज आरएलसी सर्किट तीनों देखें तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा इस वीडियो को देखने से पहले। मैं उसी चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ। अब इसको क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा वी आर +90, मैंने आपको पहले डिस्कस किया है। 90 को हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं तो प्लस है तो ये प्लस हो गया प्लस जे और ये हो गया वी एल का वी एल, माइनस जे और ये हो गया वी सी, ठीक है। सब सब्सक्रिप्ट में है तो ये वी सब्सक्रिप्ट में वी आर है, ठीक है, एक साथ नहीं लिखेंगे, ये जे का जे हो गया, फिर ब्रैकेट में वी एल माइनस ऑफ वी सी। क्लियर है। अब ठीक है, अब इसको आगे ले जा रहे हैं, आगे ले जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, ये वी का वी हुआ, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस तो इसको लिखेंगे आई इंटू आर हो जाएगा। क्लियर है। प्लस जे का जे हुआ, इसको लिख सकते हैं आई इंटू एक्सएल, क्यों, इंडक्टर के पास का है। और कैपेसिटर के पास क्या होता है, आई इंटू एक्सी, हमने प्योर अलग से डिस्कस किया हुआ। सबसे क्या कॉमन निकल के आ रहा है, आई, ठीक है। हमको निकालना क्या है, जेड, और जेड होता क्या है, इंपेडेंस। इंपेडेंस क्या होता है, वी अपॉन आई, अलग से डिस्कस किया हूँ। तो वोल्टेज है, रेजिस्टेंस, करंट सबसे कॉमन है क्योंकि सीरीज सर्किट। यह हो गया आर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्सी। आई को नीचे ले जाओ तो वी अपॉन आई हो गया, इसी आई को रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, इंपेडेंस होता है, और ये हो गया आर प्लस जे एक्सएल माइनस ऑफ एक्सी, ठीक है। तो ये हो गया जेड इक्वल्स टू आर प्लस जे एक्सएल माइनस ऑफ एक्सी। ये आपको प्रूफ करना था, ये इस फॉर्म में भी लिख दो। और अगर इसका मॉड लेंगे तो आपको मैंने बताया था ए प्लस जे बी का मॉड क्या होता है, इसका मॉड होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और होल का अंडर रूट। तो ये हो जाएगा ए प्लस जे बी के फॉर्म में, तो ए की जगह क्या है ये, और बी की जगह एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो ये मॉड हो गया, तो ये इम्पिडेंस का फॉर्मूला हो गया फॉर सीरीज आरसी सर्किट। ये डिराइव करने बोल रहा था आपको। क्लियर है। तो होप करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा मैग्नीट्यूड में, दिस इज इन मैग्नीट्यूड, ठीक, ये मैग्नीट्यूड में। तो ये हुआ, ठीक। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी,
ठीक है ना। अभी क्वेश्चन आ रहा है सीरीज RLC सर्किट में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को डेराइव करो। अभी इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं बेस बता देता हूँ कि क्वेश्चन है क्या। आप इसको इस तरीके से समझें, ठीक है। आप इसको इस तरीके से समझें कि भाई सीरीज RLC सर्किट था, तो हमने सीरीज RLC सर्किट में तीनों एलिमेंट लगे होते हैं R, L और C। तो हमने इसके लिए फेजर डायग्राम बनाया था। करंट क्योंकि सब में कॉमन था तो I ले लिया था हमने। फिर इसके रेफरेंस में हमने ले लिया था VR क्योंकि इन फेस होता है। इंडक्टर के बारे में बात करें तो इंडक्टर क्या करता है, लैग करता है, करंट लैग ये हो गया। और कैपेसिटर के केस में लीड करता है, तो लीड मतलब करंट ऊपर और वोल्टेज नीचे, ये हमने डिस्कस किया। अब इसके हमने 3 केसेस डिस्कस किए थे। रिजल्टेंट ऊपर हो सकता है, रिजल्टेंट नीचे हो सकता है, रिजल्ट बीच में। मतलब रिजल्टेंट ऊपर कब होगा, जब VL बड़ा हो जाएगा। रिजल्टेंट नीचे कब होगा, जब VC बड़ा हो जाएगा। और रिजल्टेंट बीचों बीच हो जाएगा जब VL बराबर होता है VC की, हमने डिस्कस किया हुआ है। और रेजोनेंस का केस होता है यही वाला केस, जब VL बराबर हो जाता है VC के, तो इसी केस को हम रेजोनेंस का केस कहते हैं। इसी केस को रेजोनेंस का केस कहते हैं। यही केस है आपका रेजोनेंस का। तो पहले अगर आपसे एग्जाम में पूछता है तो आप बिल्कुल ये डिस्कस करेंगे, है ना। पहले डायग्राम बनाएंगे और उसके बाद डिस्कस करेंगे इसका फेजर डायग्राम, ठीक है। फेजर डायग्राम, अच्छा फेजर डायग्राम से हो तो हम डिस्कस करेंगे। चलो फेजर डायग्राम बना ही लो। फेजर डायग्राम क्योंकि सीरीज सर्किट है इसलिए वही चीज़ कि करंट कॉमन हो जाएगा। इसके बाद आपका रेजिस्टेंस वोल्टेज इन फेस, इंडक्टर के पास का वोल्टेज और कैपेसिटर के पास का वोल्टेज, क्योंकि रेजोनेंस का केस है। और रेजोनेंस का केस तब होता है जब VL बराबर होता है किसके, VC के। तो VL और VC बराबर कट हो जाएंगे, तो रिजल्टेंट आपका हो जाता है VR के पास। यही रिजल्टेंट हो जाएगा आपको, यह मैंने डिस्कस किया है सीरीज। अब रेजोनेंस का केस होता कब है, ध्यान से देखो। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हम बोल रहे हैं, रेजोनेंस का केस होता कब है, रेजोनेंस आएगा सर्किट में कब, और रेजोनेंस की हम बात कब कर रहे होते हैं। तो ध्यान देना, रेजोनेंस की बात हम कब करते हैं। रेजोनेंस की बात हम सिर्फ और सिर्फ तब कर सकते हैं जब सर्किट में 2 फ्रीक्वेंसी के एलिमेंट हो। जब तक सर्किट में 2 फ्रीक्वेंसी के एलिमेंट नहीं होंगे तब तक रेजोनेंस हो नहीं सकता, तब तक सर्किट में रेजोनेंस हो नहीं सकता। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वह फ्रीक्वेंसी है, ये देखो मैंने लिखा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है, ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वह फ्रीक्वेंसी होती है जहाँ पर 2 फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट वाले एलिमेंट में एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होने के लिए क्या जरूरी है कि 2 फ्रीक्वेंसी एलिमेंट होने चाहिए। और वो 2 फ्रीक्वेंसी एलिमेंट यहाँ पर कौन कौन से हैं, यहाँ पर इंडक्टर और कैपेसिटर, 2 आपके क्या है फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है। और इसी इंडक्टर और कैपेसिटर में एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। कुछ हाफ में पूरा एनर्जी ले लेगा, स्टोर करता है, क्योंकि कुछ हाफ में फिर ये ले लेगा। कम ज़्यादा एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन दोनों के बीच में होता रहेगा। अनुनाद जिसको बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस जिसको कहते हैं, ठीक है ना। तो इसी को रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो जब भी 2 एनर्जी के एलिमेंट होंगे, जब भी 2 फ्रीक्वेंसी के एलिमेंट होंगे, उस केस में आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आएगा। और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कब ऑकर हो रहा होता है, तो आपको हमने 3 केस बताया था। एक होता है VL बड़ा है VC से, तो ऊपर रिजल्टेंट बन जाता है। और आपको पता है इंडक्टर यहाँ ज़्यादा है तो ये लैगिंग पावर फैक्टर हो जाता है। फिर VC बड़ा हो जाता है VL से, तो ये नीचे रिजल्टेंट हो जाएगा और ये लीडिंग हो जाएगा। ये सब हमने डिस्कस किया हुआ है। और VC अगर बराबर है VL के, तो ये केस बनता है आपका किसका, रेजोनेंस का केस बनता है। इसी केस को डिस्कस करना है, क्योंकि दोनों बराबर हो गए तो दोनों के बीच में एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता रहेगा। ऐसा नहीं कि एक बार इसमें गया एक बार इसमें गया। तो इसमें क्या है, बराबर हो गया तो दोनों एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता रहेगा दोनों में, क्योंकि दोनों VL और VC क्या हो गए हैं, बराबर हो गए हैं। ठीक है, VL और VC क्या हो गए हैं, बराबर हो गए हैं। अब कंडीशन फॉर रेजोनेंस क्या है, इसी से हम बता रहे हैं। कंडीशन ऑफ रेजोनेंस क्या पढ़ा आपने, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस क्या हुआ, तो कंडीशन ऑफ रेजोनेंस देखिए क्या हुआ। कंडीशन ऑफ रेजोनेंस हो गया कि जहाँ पर वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर की क्या हो जाए, बराबर हो जाए। अच्छा, तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर बराबर हो गए, तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या करते हैं, करंट हो जाता है, और हो जाएगा I इंटू XL, और ये हो जाता है करंट, है ना। हमने डिस्कस किया है अभी भाई, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको Z का फॉर्मूला बता रहा था, उसमें हमने डिस्कस किया है। इंडक्टर क्रॉस I इंटू दिस, इलेक्ट्रिक एलिमेंट I इंटू दिस, रेजिस्टेंस के पास I इंटू R होता है, इंडक्टर के पास XL और ये XC, क्योंकि रिएक्टिव एलिमेंट है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये करंट और ये करंट कैंसिल आउट हो गया, तो यह यहाँ से क्या आ गया, XL हो गया किसके बराबर, XC के। तो आपको मैंने एक वीडियो में डिस्कस भी किया था जहाँ पर इम्पीडेंस बता रहा था। तो XL की वैल्यू क्या होती है, XL की वैल्यू होती है ओमेगा इंटू L। क्योंकि रेजोनेंस का केस डिस्कस कर रहे हैं इसलिए इसको एक अलग नॉट से ओमेगा नॉट जीरो से बता रहा हूँ, क्योंकि एक स्पेशल केस है।
तो ये हो गया, और ये होता है 1/ω/c, क्योंकि स्पेशल केस है इसलिए ओमेगा नॉट से डिस्कस कर रहा हूँ। अब आप ध्यान दोगे तो ओमेगा नॉट इधर गया तो ओमेगा नॉट का स्क्वायर हो गया, एल इधर आया तो ये हो गया 1/LC हो गया। ठीक है, अब इस ओमेगा नॉट को हटाएंगे तो ये हो गया √1/√LC हो गया। क्लियर है। अब इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको मैंने बताया था कि ओमेगा को हमेशा हम लिख सकते हैं 2πf लिख सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर ओमेगा नॉट है इसलिए इसको 2πf0 लिख सकते हैं, और ये हो गया 1/√L/c। फिर यहाँ f0 क्योंकि निकालना था तो ये हो गया f0, 2π नीचे आ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में था, नीचे आएगा तो डिवाइड हो गया तो ये हो गया √LC। तो आपसे जो पूछा गया था कि डेराइव f0 रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को डेराइव कीजिए, तो सीरीज RLC सर्किट के लिए f0 का फॉर्मूला हो जाएगा f0 = 1/2π√LC। ये फार्मूला आपको डेराइव करने का कहा जा रहा था। यही वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है जिसको आपको डेराइव करने का कहा गया है। और इसी फ्रीक्वेंसी पर, ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है, यही वो फ्रीक्वेंसी है जहाँ पर एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा इंडक्टर से कैपेसिटर के बीच में या कैपेसिटर से इंडक्टर के बीच में। इन दोनों के बीच में एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता रहेगा इस फ्रीक्वेंसी पर, इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर, इसी फ्रीक्वेंसी पर होगा और किसी फ्रीक्वेंसी पर नहीं होगा। ठीक है ना, इसी फ्रीक्वेंसी पर वोल्टेज का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, सॉरी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता रहेगा इंडक्टर और कैपेसिटर के बीच में। तो डेराइव Z आपने इंपेडेंस डेराइव किया सीरीज RLC सर्किट के लिए, आपने f0 डेराइव किया सीरीज RLC सर्किट के लिए। दोनों सर्किट के लिए आपने Z है ना इम्पिडेंस और f0 दोनों डेराइव किया गया, और आपने यहीं पर यह भी समझा कि सीरीज RLC सर्किट में रेजोनेंस का केस क्या होता है। ठीक है ना, रेजोनेंस का अनुनाद का केस क्या होता है। अनुनाद का केस वो होता है जहाँ पर वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर के बराबर हो जाए, वो आपका रेजोनेंस का केस हो रहा होगा। क्लियर है, तो ये हम लोग डिस्कस किए। ठीक है, होप करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। इसके बाद कुछ नहीं रह गया, अब आप सिर्फ न्यूमेरिकल रह गए हैं टॉपिक में, तो मैं न्यूमेरिकल आपसे अब डिस्कस करूँगा। ठीक है, इन्हीं टॉपिक्स के बेसिस पर। ओके, थैंक यू।